सभी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुके स्टडी ट्रिक पर। तो दोस्तों आज हम जो है कि राजनीति विज्ञान या जिसको हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पॉलिटी बोलते हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि आए हुए किसी न किसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? दोस्तों आपको बताना है कि भारत का जो संविधान है भारत को कैसे वर्णित करता है। तो यानी कि इसमें का पूछा जा रहा है आपसे कि भारत जो है किस प्रकार का एक संघ है या किस प्रकार का जो है कि संविधान में इसको उल्लेखित किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा भारत जो है एक राज्यों का संघ है। यानी कि इंडिया को जो है हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिया को जो है यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको बताया गया कि इंडिया एक क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है। यानी कि भारत एक ऐसा देश है जो कि राज्यों का एक क्या है, संघ है। यानी कि भारत में जितने भी राज्य हैं वो सारे राज्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? आपको बताना है कि जो सार्वजनिक हित याचिका जो होती है उसकी सबसे पहली शुरुआत किस देश में हुई थी। यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको पता होगा कि एक याचिका दायर किया जाता है जिसको हम लोग PIL बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PIL याचिका बोलते हैं। तो उस PIL याचिका की सर्वप्रथम शुरुआत जो है किस देश से मानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले जो है PIL दायर करने की जो संकल्पना है उसकी शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे बड़ा अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? दोस्तों आपको बताना है कि जो भारत का जो संविधान है, संविधान निर्माण के समय किस फैक्टर का यानी किस चीज़ का सबसे ज़्यादा इफेक्ट भारतीय संविधान पे पड़ा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा हमारे संविधान पर देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? आपको बताना है कि जो संविधान का स्ट्रक्चर है उसका जो परिकल्पना का उद्भव है वो सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन में। यानी कि ब्रिटेन में जो है सबसे पहले संविधान निर्माण की जो परिकल्पना है वो स्टार्ट हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? आपको बताना है कि वो कौन सा ऐसा देश है जिसने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि संविधान जो है मुख्यतः अगर देखा जाए तो 3 टाइप के होते हैं, एक होता है लिखित, एक होता है अलिखित और दूसरा होता है मौखिक। तो यहाँ पे लिखित संविधान की बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर लिखित संविधान की बात किया जाए तो सबसे पहले लिखित संविधान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में बना था। यानी कि सबसे पहले लिखित संविधान की अगर बात करें तो सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ पे बना? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में बना था। दोस्तों अगर लिखित संविधान में ही सबसे बड़ा दुनिया के संविधान की बात किया जाए जो कि लिखित हो तो हमारा अपना प्यारा देश इंडिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर बात विश्व की किया जाए और लिखित संविधान की बात किया जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा अगर लिखित संविधान जो कि विस्तृत अगर बात किया जाता है तो भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? दोस्तों आपको बताना है कि जो संविधान सभा थी उसके संबंध में कौन से कथन सही हैं। दोस्तों अगर बात किया जाए संविधान सभा की तो संविधान सभा का वर्क क्या था? तो संविधान सभा का मुख्यतः काम था संविधान का निर्माण करना, यानी कि ड्राफ्टिंग करना। संविधान में कैसे किसी चीज़ को इंक्लूड किया जाए उन सभी कार्यों का जो समन्वय है वो संविधान सभा के ऊपर था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संविधान सभा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका पहला सही जवाब हो जाएगा कि 1 और 4। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि संविधान सभा के संबंध में अगर बात किया जाए तो वह वयस्क मताधिकार के आधारित पर नहीं था। यानी कि सबसे पहले अगर संविधान सभा का जो गठन था वो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। चौथा, वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था। यानी कि आपको इसमें से सत्य कथन की बात किया जाए तो अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा के बारे में कौन से कथन सत्य हैं तो आप बताएंगे कि जो सबसे पहली संविधान सभा जो बनी थी वो जो है एक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। यानी कि उसमें जितने भी मेंबर थे वो चुन कर नहीं गए थे।
थर्ड इस सेकंड ऑप्शन हो जाता है इसमें कि वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था। यानी कि संविधान सभा में बहुत सारी समितियाँ थी, जैसे प्राक्कलन समिति, झंडा समिति, जो है कि मौलिक अधिकार समिति। तो ऐसे बहुत सारी समितियों को मिलाकर जो है एक संविधान सभा का निर्माण किया गया था, जो कि क्या कर रही थी, भारत के संविधान के निर्माण में सहायता कर रही थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान डैश 1950 को लागू हुआ। आपको बताना है कि भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ था। यानी कि इसमें सीधे पूछा जा रहा है कि भारत जो है कब एक गणतंत्र राष्ट्र बनकर उभरा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जो है भारत में क्या हुआ, संविधान लागू हुआ और उसी दिन से भारत क्या हो गया, एक गणतांत्रिक देश हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। फिर वही बात यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि भारत जो है एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। दोस्तों यहाँ पे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का पहले अर्थ आप जान जाए। संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब होता है कि जो देश का सर्वोच्च जो व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति कोई जो है कि वह जो व्यक्ति देश का सर्वोच्च जो व्यक्ति होगा वह क्या होता है, वो चुनकर यानी कि लोकतांत्रिक रूप से चुना हुआ होता है, न कि जो है राजतांत्रिक यानी कि मात्र सत्तात्मक नहीं होता है। वह व्यक्ति जो होता है इलेक्टेड पर्सन होता है, जो कि देश का सर्वोच्च व्यक्ति होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को जो है भारत क्या हो गया, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था। दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को गठन करने के लिए यानी कि तैयार करने के लिए उस समय कितनी समितियों का गठन किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17। उस समय जो है कि दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि भारतीय जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा का मुख्य कार्य क्या था, संविधान का निर्माण करना। और संविधान सभा के द्वारा जो है बहुत सारी छोटी छोटी समितियों का गठन किया गया था, जो कि एक जो कि विशिष्ट क्षेत्र में कार्य कर रही थी। जैसे मैंने आपको बताया इसके पहले कि संविधान सभा की जो कि मौलिक अधिकार जो समिति थी, वो मौलिक अधिकारों के बारे में चयन करती थी। जैसे झंडा समिति थी, वो झंडा के बारे में जो है कि भारतीय जो ध्वज होगा उसके बारे में निर्णय करती थी। प्रारूप समिति जो थी, जिसको हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, प्रारूप समिति का मुख्यतः कार्य जो है संविधान का स्ट्रक्चर तैयार करना था। तो इस तरह कुल मिलाकर जो है कि उस टाइम पे यानी कि उस समय जो है भारतीय संविधान सभा द्वारा जो है मुख्यतः 17 जो समितियों का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती हैं। दोस्तों आपको बताना है कि जो प्रजातंत्र है उसकी जड़ें किसके द्वारा नष्ट किया जा सकता है। यानी कि यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रजातंत्र होता है यानी कि जिसमें जो है कोई भी व्यक्ति जनता के द्वारा चुना नहीं जाता, तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो किसके द्वारा नष्ट किया जा सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा साम्यवाद के द्वारा जो है प्रजातंत्र की जो जड़ें होती हैं वो क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान है, आपको बताना है कि भारतीय संविधान की क्या विशेषता है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा। भारतीय संविधान जो है कि अंशतः जो है कठोर और अंशतः लचीला होता है। यानी कि जो भारत का संविधान है वह थोड़ा जो है कि कठोर और तथा थोड़ा लचीला भी होता है। यानी कि मुख्यतः इसमें कहा जाए कि कठोर और लचीला दोनों प्रकार की विशेषता भारतीय संविधान में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है। दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत एक सेकुलर कंट्री बोला जाता है, तो सेकुलर कंट्री होने का क्या मतलब है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि उसका अपना कोई भी राज्य स्तर पर धर्म नहीं होना। यानी कि अगर बात किया जाए एक सेकुलर कंट्री की, तो सेकुलर कंट्री वह कंट्री होता है जिसका राज्य स्तर पर कोई अपना धर्म नहीं
होता है, ऐसे कंट्री को हम लोग सेकुलर कंट्री बोलते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा वही जा रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, यही होता है एक धर्मनिरपेक्ष होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि गणतंत्र होता है, यानी कि आपको बताना है कि गणतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गणतंत्र का मतलब होता है राज्य, ऐसा राज्य जहाँ पर अध्यक्ष जो होता है वंशानुगत रूप से न हो। जैसे कि मैंने आपको बताया गणतंत्र का मतलब या लोकतांत्रिक होने का मतलब होता है कि ऐसे राज्य जहाँ पर जो देश का प्रथम व्यक्ति होता है वो वंशानुगत न होकर जो है इलेक्टेड होना चाहिए, उसी को हम लोग गणतंत्र होना कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? दोस्तों आपको बताना है कि जो कैबिनेट मिशन आया था उस कैबिनेट मिशन के अधीन जो संविधान सभा का गठन किया गया था उसमें कितने सदस्य इंक्लूड किए गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो कैबिनेट मिशन जो आया था उस कैबिनेट मिशन में जो है कि उस कैबिनेट मिशन के जो अधीन संविधान सभा जो बनी थी उस संविधान सभा में कुल 389 यानी कि 389 सदस्यों का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेवेल योजना की असफलताओं का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों आपको बताना कि जो वेवेल योजना जो कि 1940 में आई हुई थी उस वेवेल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमत न हो पाना, यानी कि जो वेवेल योजना का जो गठन किया गया था उसके असफलता का जो मुख्य कारण था वो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना, यही वेवेल योजना का मुख्य जो है कि कारण था असफलता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापित किया गया क्योंकि, यानी कि आपको बताना है कि भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को क्यों स्थापित किया गया था, इसका रीज़न क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका सही जवाब जो होगा वो यानी कि 26 जनवरी 1950 को स्थापित करने का मुख्य रीज़न जो था कि 1930 में 26 जनवरी 1930 के जो है प्रथम स्वाधीनता संग्राम या हम लोग कह सकते हैं कि सबसे पहले जो है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जो है कि भारत ने जो है कि प्रथम अपना स्वाधीनता दिवस मनाया था। इस वजह से जो है कि 26 जनवरी 1950 यानी कि 1950 को जो है भारत का संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब तो स्पष्ट दिया नहीं, लेकिन इसको में जो है यहाँ इस दिन को 1929 से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? आपको बताना है कि संविधान का जब निर्माण हुआ उस समय निम्नलिखित में से कौन सा दल जो है शामिल नहीं था। इसका सही जवाब होगा हिंदू महासभा, यानी कि जब भारत का संविधान निर्माण हुआ उस समय हिंदू महासभा का गठन नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा दल भारतीय संविधान सभा से संबंध नहीं था? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दल था जो भारतीय संविधान सभा से संबंध नहीं था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदू महासभा जो है भारतीय संविधान सभा से संबंधित नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे देश का संवैधानिक नाम है, हमको बताना है कि हमारे देश के जो संविधान में भारत का जो वर्ण है वो जो संवैधानिक नाम है वो क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत अर्थात इंडिया, यानी कि जब हम लोग प्रीएम्बल पढ़ते हैं या भारत में जो है कि सबसे पहले जब आर्टिकल 1 को पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत एक क्या है राज्यों का संघ है, अर्थात इंडिया की बात किया गया है। यानी कि जब हमारे देश का जो संवैधानिक नाम है वो क्या है? भारत अर्थात इंडिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? दोस्तों आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? दोस्तों अपने देश में बहुत सारे ऐसे मुकदमे जो है कि आए जिसमें जो है कि देश की प्रेम्बल या देश के अलग अलग भागों का वर्णन किया गया है। उसी प्रकार जो है जो कि गोलकनाथ बेरूबारी मुकदमा या केशवानंद भारती मुकदमा जो थे अलग अलग नामों से अलग अलग केस जाने गए, उसी में से एक केस था बेरूबारी का मुकदमा जिसमें यह बताया गया कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बेरूबारी का मुकदमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गीत जो जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? दोस्तों आपको बताना है कि जो राष्ट्रगान है जिसको हम लोग जनगण मन के नाम से जानते हैं को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1950 यानी कि 25 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रगान जो कि जनगण मन को स्वीकृत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? आपको बताना है कि भारत का जो अंतिम अंग्रेज वायसराय था वो कौन था? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन को जो है भारत का अंतिम वायसराय के नाम से जानते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? दोस्तों आपको बताना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा 1969 यानी कि 1969 में जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हो गया, विभाजन हुआ पहली बार। अगर बात आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, तो आप बताएंगे कि 1907 में जो है स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कथन दिया गया है कि पूना समझौते ने सांप्रदायिक अवार्ड का प्रयोजन विफल कर दिया। इसका रीजन दिया है कि इसने जो है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। तो आपको बताना है कि इसमें कथन जो है, क्या कथन जो है कारण को स्पष्ट कर रहा है या नहीं। तो ऑप्शन 1 दिया कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, या ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। यानी कि पूना जो पैक्ट हुआ था सांप्रदायिक अवार्ड का प्रयोजन विफल कर दिया। यानी कि ए और आर, ये तो ए सही है। दूसरा इसका रीजन जो दिया गया है, इसने अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण के मार्ग को प्रशस्त किया। ये भी सही है, लेकिन ए जो है यानी कि आर जो है आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। इसका सही जवाब होगा जो कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। यानी कि जो पूना पैक्ट हुआ था उसमें सांप्रदायिक जो अवार्ड का प्रयोजन था वो विफल कर दिया गया और इसमें से जो है अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो सीटों का जो आरक्षण का जो प्रस्ताव था वो आरक्षण प्रस्ताव जो था वो क्या हो गया, सफल हो गया या प्रशस्त कर दिया गया। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं तथा जो इसका कारण है वो एक ए का क्या कर रहा है, व्याख्या करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है। आपको बताना है कि जो आपातकाल की बात किया गया हमारे संविधान में, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस देश के या किस अधिनियम से सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इसका सही जवाब होगा जर्मन के वाइमर संविधान से। यानी कि जो जर्मनी का वाइमर जो संविधान है उसका जो प्रभाव है हमारे आपातकालीन उपबंध के ऊपर पड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां पर क्या है। यहाँ आपको बताना है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसे देश के लिए नहीं है, ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहाँ पर क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो दोस्तों अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि संविधान का एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। यानी कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संविधानात्मक मशीनरी ठप पड़ गई। यानी कि इसमें आपको बताना है कि एकात्मक लक्षण क्या दर्शाता है। अगर राज्य में किसी भी राज्य में जो है कि शासन अच्छे ढंग से नहीं, सुचारू रूप से नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति जो है उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकता है। तो ये भी सही है। दूसरा कह रहा है कि एकल संगठित न्यायपालिका होती है, ये भी सही है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी। यानी कि अगर एकात्मकता लक्षण की बात किया जाए तो यहाँ पे जो है राष्ट्रपति जो है शासन को अपने हाथ में भी ले सकता है किसी राज्य की, और भारत का जो न्यायपालिका होती है वो एकल संगठित न्यायपालिका होती है तथा राष्ट्रीय आपातकाल की भी घोषणा किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था। तो यहाँ आपको बताना कि भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति है उसके समक्ष जो है जो प्रियम्बल है यानी कि जो प्रस्तावना है उसको जो है किसने सबसे पहले प्रस्तावित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने जो है कि सबसे पहले जो है जो प्रियम्बल है उसको जो है प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद, सोशलिज्म और धर्मनिरपेक्ष सेकुलर, इसका मतलब इसमें बताना है कि उपयोग किए गए जो शब्द समाजवाद और सेकुलर जो है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जो 42वां संविधान संशोधन जो था, 42वां संविधान जो संशोधन हुआ उसमें जो है प्रस्तावना में जो है समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा भाग है जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा देता है। इसका सही जवाब होगा संविधान की प्रस्तावना।